हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे जो एफकेट 1 2016 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। एफकेट से रिलेटेड और वीडियो के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज सैलरी इज 50% मोर देन बीज सैलरी, हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन एज सैलरी। देखिए, ए की जो सैलरी है 50% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो मैंने मान लिया बी की सैलरी क्या है 100 यूनिट। ठीक है, तो मैंने माना है बी की सैलरी क्या है 100 यूनिट। तो अब ए की सैलरी क्या रहेगी, इस 100 का 50% ज़्यादा। ठीक है, तो 100 का 50% कितना होता है 50 होता है। तो इसका मतलब जो ए है बी से 50 ज़्यादा है, यानी 150 यूनिट। ठीक है, अब पूछा क्या है, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। देखिए, अब पूछा उसने ये है कि बी की सैलरी ए से कितना कम है, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है ना, तो बी की सैलरी ए से कितना कम है, 50 यूनिट कम है। ठीक है, और यही हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं। तो बी की सैलरी 50 कम है। ठीक है, किससे कम है, ए से, तो ए के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ए की सैलरी डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है ना, इंटू 100, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 100/3 यानी 33 सही 1/3%। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाय 25%, वट परसेंट इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। देखिए, एक आइटम का जो प्राइस है, मूल्य है, वो 25% घट चुका है। ठीक है, तो मैंने मान लिया शुरू में उसका प्राइस था 100 यूनिट। ठीक है, तो वो घटा कितना है 25%। ठीक है ना, 25% डिक्रीज हुआ है, तो 100 के ऊपर 25% कितना होता है 25 ही होता है। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो 100 के ऊपर 25 का डिक्रीज हुआ, तो न्यू प्राइस क्या आया 75। तो ये क्या आ गया ओरिजिनल प्राइस, और ये क्या है न्यू प्राइस। ठीक है ना, अब करना क्या है, पूछा है व्हाट परसेंट इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। परसेंटेज में निकालना है। अगर परसेंटेज में निकालना ना होता तो नए प्राइस में कितना ऐड करूं कि मुझे ओरिजिनल प्राइस मिल जाए। तो 75 में कितना ऐड करूं कि मुझे 100 मिले, तो मुझे 25 यूनिट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 में मैंने 25 यूनिट ऐड किया, तब जाके मुझे ओरिजिनल प्राइस मिला जो कि पूछा है। बट ये मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, 25 यूनिट ऐड किए गए, ऐड किस में किए गए हैं न्यू प्राइस में, तो कंपैरिजन किसके साथ है न्यू प्राइस के साथ। ठीक है, तो डिवाइड में क्या आएगा 75 इंटू 100। ठीक है, 25 दिया 75, 100/3 यानी 33 सही 1/3%, राइट। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज 1 रुपी, द सम इज। देखिए, टाइम कितना दिया, वैसे तो प्रिंसिपल यानी मूलधन या फिर सम बोल लीजिए, हम 100 मानते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में डिपेंड करेगा जो प्रिंसिपल क्या मानना है, ये डिपेंड करेगा रेट के ऊपर और टाइम के ऊपर। टाइम कितना दिया है 2 साल, राइट। तो आप करिए क्या, जो ये रेट दिया है उसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 4% का फ्रैक्शन क्या रहेगा 4/100 यानी 1/25। ठीक है ना, 4/100, 4 पे कैंसिल हो गया 1/25। अब जो ये जो ईयर दिया गया है वो इसकी पावर में कर देना। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, आप प्रिंसिपल 625 मानो। ठीक है, मैंने मान लिया प्रिंसिपल 625 यूनिट है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना रहेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों एक जैसा होता है। तो 625 का 4%, 4% का मतलब क्या था 1/25, यानी 625 का 1/25 कितना होता है 25 ही होगा, ठीक है ना। 625 गुना 1/25 कैंसिल करोगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ईयर में यानी पहले साल में 25 रुपये ब्याज मिला 625 यूनिट पे। फिर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कितना आएगा 625 के ऊपर फिर से 25 रुपये या 25 यूनिट हमें ब्याज मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो 25 का 1/25 रेट तो वही रहेगा। 25 का 1/25 कितना होता है 1 यूनिट, ठीक है। तो अब एक चीज और याद रखें, ये जो सारा का सारा है, ये सारा का सारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 25, 25 और 1 51, ठीक है। 25 दूनी 50 और 1 51, ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये जैसे ये जो इक्वल अमाउंट में है, ठीक है ना, 25 25, ठीक है ना, जो इस वाली अमाउंट के ऊपर मिला है ब्याज उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल पे ब्याज मिले उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 25 और 25 50, दोनों का डिफरेंस कैसे पता चलेगा। ये जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलता है, ये ब्याज था ना पहले 625 पे 25 मिला, तो ये जो 25 के ऊपर जो ब्याज मिल रहा है ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो 1 का आएगा, यहाँ भी 1 का है। तो CI माइनस SI कितना दिया हुआ है 1 यूनिट, 1 यूनिट हमने निकाला है, 1 यूनिट हमने 625 यूनिट माना था तो 1 यूनिट, बट ये एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 1 रुपये के बराबर दिया हुआ है, 1 रुपये के। अगर 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर है तो 625 यूनिट किसके बराबर होगा 625 रुपये के। तो हमें सम निकालना था प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 625 रुपये। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमोल सोल्ड 2 आइटम फॉर 1000 रुपीज ईच। On one he gained 10% and on other he lost 10%. How much did he gain or lose in the whole transaction? देखिए सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो पहली और दूसरी जो आइटम है दोनों का सेम है, राइट। और एक पर उसे प्रॉफिट हुआ है तो 10% गेन है, तो एक पर लॉस हुआ है तो लॉस नेगेटिव, राइट। तो जब सेलिंग प्राइस 2 आइटम का सेम हो तो उसको और ओवरऑल हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है A + B + AB बाय 100। अब A और B क्या है, प्रॉफिट को मैं A मान लेता हूँ और लॉस को मैं मान लेता हूँ B, राइट। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखिए, परसेंटेज को हम बाद में रख लेंगे, दोनों वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो A की वैल्यू कितनी है +10 और B की वैल्यू क्या है -10, प्लस यहाँ पे A की वैल्यू +10 और B की वैल्यू -10 बाई 100। 10 - 10 0 और यहाँ पे 1 0 1 0, इन दोनों 0 से कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या बचा -1, तो -1%, ठीक है ना। तो -1 क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हुआ 1% का, तो लॉस ऑफ 1%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 रिस्पेक्टिवली। तो x और y है, उनका जो एज का रेशियो है 7:5, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। 4 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9 रिस्पेक्टिवली। तो 4 साल बाद क्या होता है +4 उनकी जो एज का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 11:9, राइट। ये बोला गया है। देखिए मान लीजिए यही उनकी एज है, प्रेजेंट एज मान लीजिए यही है, रेशियो में थी तो मैंने मान लिया x की 7 साल और y की 5 साल। तो 4 साल बाद कितना होगा 9 साल का हो जाएगा और x कितने का होगा 11 साल का, ठीक है। और यही उसका रेशियो है।
रेशियो भी यही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने प्रेजेंट एज मानी है वही हमारा आंसर है। तो पूछा क्या था, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, तो वाई की प्रेजेंट एज क्या है 5 ईयर। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये ए है, ये बी। ठीक है, जब बी से ए की तरफ जाती है तो अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा यानी जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है ना, वाटर स्ट्रीम जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है ना, नदी का जो पानी है वो इस दिशा में बह रहा है और नदी जो नाव है वो बी से ए की तरफ जा रही है। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में, धारा के साथ साथ ए टू बी इन 3 आवर। ठीक है ना, तो मतलब नाव यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में 3 घंटे लेती है। टोटल टाइम हमें दिया गया है, टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू 3 आवर, राइट, 3 आवर्स। अब क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर। पानी अगर ठहरा हुआ हो, ठीक है ना, किसी तालाब का होता है जैसे, तो तब बोट जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मैंने मान लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स से डिनोट कर रहा हूँ मैं, 9 किलोमीटर पर आवर है, राइट। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब ये जो वाटर है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू, मैंने इसको y के इक्वल माना है 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, राइट। फॉर्मूला एक सिंपल सा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें टाइम पता है कि 3 घंटे लगते हैं, हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखिए, जब मैं B से A की तरफ आऊँगा तो नाव की जो स्पीड है x और वाटर की जो स्पीड है y, वाटर जो है नाव को आगे आने से रोकेगा, ठीक है, रास्ते में आएगा। तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी या स्पीड कितनी रहेगी, x माइनस वाई। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू आएगी, x माइनस वाई कितनी वैल्यू है, 9 माइनस 3 यानी 6 आ गई। ठीक है, लेकिन जब वो A से B की तरफ आएगा यही वाटर नाव को धक्का मारेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, x प्लस वाई, यानी जोड़ दीजिए 9 और 3 12। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में स्पीड और इस डायरेक्शन में स्पीड अलग अलग रहेगी। ठीक है ना, अब देखिए, अगर मैं B से A की तरफ टाइम निकालूं, B से A की तरफ टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम को इधर ले जाइए, स्पीड को नीचे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो A B के बीच की डिस्टेंस को मैं D से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। तो B से A की तरफ मैं आया तो डिस्टेंस क्या थी, D। ठीक है, ये क्या है, स्पीड, राइट। तो B से A की तरफ मैं आया तो डिस्टेंस क्या थी, D। डिस्टेंस के डिवाइड में स्पीड, B से A की तरफ आ रहा हूँ तो स्पीड क्या है, 6 है, डिवाइड में 6। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगा, ये क्या आ गया, टाइम आ गया प्लस। अब मैं A से B की तरफ आ रहा हूँ, A से B की तरफ डिस्टेंस सेम रहेगी, वो भी D है, डिवाइड में स्पीड, स्पीड कितनी है 12। B से A तक आने में भी कुछ ना कुछ टाइम लगा, वो ये टाइम था। A से B तक आने में भी टाइम लगा, वो ये था। दोनों टाइम को जोड़ दो तो हमें कितना दिया हुआ, 3 घंटे। हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालोगे, अब तो सिंप्लीफिकेशन करनी है। D यहाँ से एलसीएम लीजिए 12, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। D की वैल्यू क्या आएगी, D की वैल्यू आई है 3/12 यानी 1/4, 4 इधर आ जाएगा तो D की वैल्यू आ जाएगी 12 किलोमीटर। तो A से B या फिर B से A के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है, तो ऑप्शन जो D है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A डज हाफ एज मच वर्क एज B। A जो है B का आधा काम करता है, ठीक है ना, जितना B करता है उससे आधा काम करता है, ठीक है। और C डज हाफ एज मच वर्क एज A एंड B टुगेदर, और C उतना काम करता है जितना A और B मिलके काम करते हैं। If C alone can finish the work in 40 days, then together all will finish the work in। अगर C अकेला काम को 40 दिन में ख़त्म करे तो दोनों मिलके काम को तो
देन टुगेदर ऑल विल फिनिश द वर्क, तो सभी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल वर्क, काम कितना है, यहाँ पे है यूनिट वर्क, ठीक है ना, और यहाँ पे है टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे नाम क्या है, ए बी सी। अब दिया क्या हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, देखिए ए बी का आधा काम करता है, तो मैंने मान लिया ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो बी तो डबल करता है ए से, तो इसका मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। फिर स्टेटमेंट में क्या बोला है, सी डज हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर, कि सी उतना काम करता है जितना ए और बी काम करते हैं उसका आधा। इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है, उसका आधा कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है ना। तो यानी सी एक दिन में कितना काम करता है, 1.5, राइट। अब ये तो आ गया यूनिट वर्क। यूनिट वर्क होता है यूनिट टाइम में किया गया वर्क। अब वो देखिए टाइम किस में दिया हुआ, दिनों में दिया गया है, तो यूनिट वर्क का मतलब 1 दिन का काम, राइट। अब टोटल वर्क क्या होता है, रिमेंबर दैट टोटल वर्क होता है या तो इसका एलसीएम, या फिर यहाँ पे जो टोटल टाइम आएगा, यहाँ पे जो टोटल टाइम आएगा इन तीनों का, या फिर उनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब टोटल टाइम हमें किसका पता है, सिर्फ पता है सी का। सी क्या करता है, 40 दिन में काम करता है। देखिए वो एक दिन में 1.5 यूनिट काम कर रहा है, 40 दिन वो टोटल काम करने में लगा रहा है, तो दोनों की गुना क्या आ जाएगी, दोनों की गुना 40 गुना 1.5 टोटल वर्क आ जाएगा, तो 40 गुना 1.5 दैट इज इक्वल टू 60 यूनिट, राइट। तो टोटल वर्क वी हैव टोटल वर्क दैट इज इक्वल टू 60 यूनिट, राइट। What we have to calculate? We have to calculate then together all will finish the work in. तो तीनों के तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए तीनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ वी हैव ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 1 2 3 3 और 1.5 कितना हो गया, 4.5। तो तीनों मिलके एक दिन में 4.5 यूनिट काम करते हैं। टोटल यूनिट कितना काम है, 60 यूनिट। टाइम निकालना है वे 60/4.5, ठीक है। डेसिमल हटाओगे इधर 0, राइट। तो 15 पे काट दिए, 15 3 45 और 15 चौके 60, 0 40/3 यानी 13 सही, 1/3 डेज। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 and their expenditure in the ratio of 4:5, find the ratio of their saving given that श्याम saves a third of his income। देखिए ये राम है, ये श्याम है, राइट। तो उनकी जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:4, राइट। और एक्सपेंडिचर यानी खर्च, कमाई का रेशियो 3:4 है, खर्च का रेशियो है 4:5 है, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, सेविंग का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। दिया क्या हुआ है, दिया हुआ ये है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, सेविंग होता है। सेविंग कितनी है, इनकम का 3rd पार्ट है, ठीक है ना, यानी ये चीज़ इसके इक्वल दी गई है, ठीक है। तो करिए क्या, 3 को इधर ले जाइए, ठीक है। तो 3i माइनस का 3e दैट इज इक्वल टू i, ये i इधर माइनस में जाएगा, ये इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2i दैट इज इक्वल टू 3e, राइट। तो i और e में हमें रिलेशन पता चल गया, ये है, राइट। अब आप वैल्यू पुट करते जाइए। मान लीजिए देखिए e की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। अगर e की वैल्यू 10 होती, मान लीजिए यहाँ पे 10 होती, e की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 और 30 के बटे में 2 यानी 15, i की वैल्यू कितनी आएगी, 15, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 है, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से भी गुणा करूँ तब भी 16 आएगा, यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो e की वैल्यू आप 10 ना रखें, 20 रखता हूँ, 20 दिया 60, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी आएगी, 30, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल 30 नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, e की वैल्यू 40 रख देता हूँ। क्यों रखा 40, क्यों रखा,
वो 4 और 5 दोनों का मल्टीपल है 40, ठीक है। तो ई की वैल्यू मैंने 40 रखी, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू यहाँ से आएगी, आई की वैल्यू क्या आएगी 40 और 30 कितना हो जाएगा 120 के डिवाइड में 2 करेंगे तो आई की वैल्यू आ गई 60। तो 60 हम 4 से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, ई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ई की वैल्यू आनी चाहिए 40, बट यहाँ पे कितना दिया हुआ 5, तो मैं ई वाली रो को 8 से गुणा कर रहा हूँ, राइट। और मुझे आई कितना चाहिए 60, ठीक है। तो आई अगर मुझे 60 चाहिए तो यहाँ पे 4 है, तो मैं इसको 15 से गुणा कर रहा हूँ, राइट। अब गुणा करने के बाद क्या मिला, देखिए ये रेशियो मैं दोबारा लिखूँ, आई का रेशियो क्या 15 तिया 45 और 15 चौके 60 और एक्सपेंडिचर का क्या बना 8 चौक 32 और 8 पंजू 40, ठीक है। अब दिया हुआ क्या था कि इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कितना है 20, जो कि इनकम का थर्ड पार्ट है। जी हाँ, 20 जो है 60 का थर्ड पार्ट है। हमसे पूछा है सेविंग का डिफरेंस बताइए क्या है। श्याम की सेविंग 60 कितनी आई 60 माइनस 40 यानी 20, और इसकी सेविंग कितनी आई 45 माइनस 32 3 और 1 13, ठीक है। 13:20 ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन रोज टू ए प्लेस 40 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम बैक इन 14 आवर। देखिए ये एक जगह, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो 48 किलोमीटर दी गई है, राइट। और एक व्यक्ति जब यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर बी से ए तक आता है तो टोटल समय कितना लगता है, टोटल टाइम गिवन है कितना 14 आवर। एक तो टोटल डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस गिवन है और टोटल टाइम गिवन है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मान लीजिए पानी का बहाव जो है नदी में इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो इस डायरेक्शन में नदी के बहाव में 4 किलोमीटर चल पाता है, जितने समय में 4 किलोमीटर चल पाता है, स्ट्रीम के अगेंस्ट वो उतने ही समय में 3 किलोमीटर चल पाता है, ठीक है। तो हमें टाइम पता है, इसका भी टाइम और इसका भी टाइम सेम है, तो मैंने वो टाइम मान लिया x आवर, x घंटे। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या आ जाएगा स्पीड 4/x, ये आ गई स्पीड, राइट। तो यानी पानी के बहाव की दिशा में स्पीड है इतनी, और अगेंस्ट जो स्पीड है वो कितनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 3/x, ठीक है। ये अलग स्पीड आ गई। अब हमें टोटल टाइम दिया गया है। अब मैं ए से बी तक का मैं टाइम निकालता हूँ। जब मैं ए से बी तक जाता हूँ, देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब मैं ए से बी का टाइम निकालूंगा, टाइम ए से बी प्लस टाइम बी से ए किसके इक्वल है 14 घंटे की, ठीक है। टाइम ए से बी का कितना आएगा, ए से बी तक का टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कितनी है 48 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, जब मैं ए से बी तक जाता हूँ इस स्पीड से जाऊँगा 4/x प्लस बी से ए। अब मैं बी से ए का टाइम निकालता हूँ तो डिस्टेंस तो सेम है बट स्पीड डिफरेंट है 3/x, ठीक है। टोटल टाइम कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ से हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिलहाल। तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, जस्ट सोल्व द इक्वेशन। x को ऊपर ले जाइए, ठीक है, 4 से कैंसिल कीजिए 12, 3 से कैंसिल होगा 16, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 12x और यहाँ पे कितना आ गया 16x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 14। 16 और 12 कितने होते हैं 28, ठीक है, और यहाँ पे 14 है तो कितना आएगा 1/2। x की वैल्यू क्या आई है 1/2। तो वो टाइम कितना था आधा घंटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो स्पीड आएगी यहाँ पे कितनी 4/2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। यानी पानी के दिशा में वो 8 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकता है, ठीक है। और यहाँ से कितनी आएगी 3/2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्ट्रीम के विपरीत, ठीक है ना, स्ट्रीम के विपरीत वो 6 किलोमीटर पर आवर चलेगा, ठीक है।
पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा ये है द रेट ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट कीजिए, रेट ऑफ स्ट्रीम निकालिए। तो रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, देखिए रेट ऑफ स्ट्रीम होता है पानी की दिशा में, जो पानी के दिशा में कितनी स्पीड है 8 माइनस का विपरीत कितनी स्पीड है 6 डिवाइड में 2, तो 1 जो आ गया वो रेट आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए 1 किलोमीटर पर हावर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट। 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ सम इन्वेस्ट किया गया। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 4% हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वुड हैव फैचेस 600 रुपीज़ मोर द सम इज। अगर 4% हाइयर रेट पे इसको इन्वेस्ट मतलब 4% ज़्यादा इंटरेस्ट पे इसको इन्वेस्ट किया जाता तो 600 रुपये अधिक मिलते। पहले तो आप रेट का मतलब समझिए, रेट क्या होती है, रेट होता है कितना इंटरेस्ट मिला 100 रुपये के ऊपर 1 साल में, ठीक है ना। ब्याज पे जब हम पैसे लेते हैं या देते हैं तो 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है 1 साल में, ठीक है, या फिर हम दे रहे हैं 1 साल में, वो हमारा इंटरेस्ट होता है ब्याज, ठीक है, उसी को हम रेट बोलते हैं, राइट। तो क्या बोल रहा है, अगर रेट में 4% का इंक्रीज़ हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें 4 रुपये अधिक मिल रहे हैं 100 रुपये के ऊपर, ठीक है, 1 साल में, ठीक है, लेकिन हमें तो 3 साल का निकालना है। 1 साल में मिलते हैं 4 रुपये, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से भाग, तो हमें मिलेंगे 4 तिये 12 रुपये मिलेंगे 100 रुपये के ऊपर, और ये 3 साल के साथ गुना कर दीजिए 3 साल में। अब देखिए रीड करिए, 100 के ऊपर 12 रुपये मिल रहे हैं 3 साल में, ठीक है, 100 के ऊपर मिलते हैं 12 रुपये, लेकिन एक्चुअल में ये कितना है 12 यूनिट मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में कितना मिलते हैं 600 रुपये, ठीक है। तो 12 पंजे 60 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 रुपये है तो 100 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में क्या रहेगी, 100 यूनिट की वैल्यू रहेगी 50 गुना 100, तो ये हमारा आ गया 5000 रुपये, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा आ गया सम, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days while B and C can do the same work in 24 days and C and A in 20 days। देखिए यहाँ पे टोटल वर्क और राइट हैंड साइड में टोटल टाइम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट वर्क कि 1 दिन का काम क्या है। A और B काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यानी A और B का टोटल टाइम दिया है वो 30 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। While B and C can do the same work in 24 days, B और C क्या करते हैं 24 दिन में कर सकते हैं। C एंड A इन 20 days, C और A 20 days में कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि जो टोटल वर्क है या तो इनका एलसीएम होता है यहाँ पे जो यूनिट वर्क दिया हो, या फिर टोटल टाइम का, तो 30, 24 और 20 इनका एलसीएम क्या रहेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो क्या रहेगा 120, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम, उसका मल्टीपल भी ले सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है, तो एलसीएम ले लिया। अब यूनिट टाइम क्या है, ए और बी का यूनिट वर्क टाइम क्या रहा है, टोटल काम वो 30 दिन में करते हैं, 120 यूनिट काम है, तो 1 दिन में कितना करेंगे 120 के डिवाइड में 30 यानी 4 यूनिट। बी और सी 24 दिन में काम करते हैं, 120 के डिवाइड में 24 यानी 5 यूनिट। सी और ए कैसे करेंगे 120 के डिवाइड में 20 यानी 6 यूनिट, राइट। अब क्या है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days, तीनों ने मिलके 10 दिन तक काम किया, और उसके बाद बी एंड सी लीव्स, बी और सी ने काम छोड़ दिया। तो पहले देखिए तीनों इक्वेशन को जोड़िए, तो ए प्लस बी प्लस सी इनका ट्वाइस क्यों हुआ, एक ए ये है, एक ये है, एक बी ये है, एक ये है, एक सी ये है, एक ये है, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 4 और 6 10 और 5 15। तो तीनों व्यक्ति ए बी सी 1 दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 15 के डिवाइड में 2 यानी 7.5, राइट। तो तीनों मिलके 7.5 यूनिट वर्क काम करते हैं, राइट। दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, तीनों ने मिलके कितने दिन काम किया 10 दिन तक। 1 दिन में 7.5 करते हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे 75 यूनिट। टोटल काम कितना करना था 120 यूनिट,
75 काम हो चुका है, तो बचा कितना 45 यूनिट, तो ये काम पेंडिंग है। अब उसने क्या बोला है, हाउ मैनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। अब बचा हुआ काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। ए कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है ये निकालिए। देखिए तीनों व्यक्ति मिलके 7.5 यूनिट काम करते हैं, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 5 यूनिट, तो ए कितना करेगा 7.5 माइनस 5 यानी 2.5 यूनिट। तो एक दिन में 2.5 यूनिट काम करता है। तो आप अब यहाँ से क्या टाइम कैसे निकालोगे, वर्क बटे यूनिट वर्क, टोटल वर्क जो बचा हुआ पेंडिंग वर्क है डिवाइड में 2.5। तो यहाँ से हमें टाइम मिलेगा, क्या आएगा 445 डिवाइड में 2.5, तो मैंने डेसिमल हटाया तो ऊपर 0 आ जाएगी, राइट। तो आप करिए क्या, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 नहीं 45, 0 5 और यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया 18 दिन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर हावर। एक ट्रेन है, ठीक है, जो 150 मीटर लंबी है, स्पीड क्या है इसकी 68 किलोमीटर पर हावर, राइट। 68 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड है। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर हावर इन द सेम डायरेक्शन। एक आदमी है, राइट, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, किस स्पीड से 8 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में, दोनों की रिजल्टेंट स्पीड क्या रहेगी 68 माइनस 8 यानी 60 किलोमीटर पर हावर, राइट। यानी ये ट्रेन इसके विद रिस्पेक्ट टू 60 किलोमीटर पर हावर है, राइट। हमें निकालना है टाइम। टाइम किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब ट्रेन एक आदमी को कवर करेगी, ये एक्चुअल में अपनी ही लेंथ को कवर करेगी, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 150 मीटर, और स्पीड हमें कितनी दी है 60 किलोमीटर पर हावर। यूनिट सेम कर लीजिए, देखिए डिस्टेंस जो है मीटर में, डिवाइड में जो 60 किलोमीटर पर हावर है, 1 किलोमीटर पर हावर किसके इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के, ठीक है। तो मैं इस किलोमीटर पर हावर की जगह लिख रहा हूँ, देखिए ये जो किलोमीटर पर हावर है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 5/18 मीटर पर सेकंड। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा, अब जो कटता है काट दीजिए, 5 3 15 0 2 9, राइट। तो कैंसिल होने के बाद 9 सेकंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो जो ट्रेन है उस आदमी को 9 सेकंड में पार कर लेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अरुण्स ओपिनियन, अरुण के अकॉर्डिंग, उसकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 किलोमीटर बट लेस देन 72 किलोग्राम, ठीक है ना। तो अरुण के अकॉर्डिंग जो अरुण्स वेट कितना है, अरुण के अकॉर्डिंग अरुण्स वेट कितना है ग्रेटर देन 65, तो वेट मैंने मान लिया x जो 65 से तो ज़्यादा है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 65 और लेस देन 72 किलोग्राम, राइट। हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विद Arun and he thinks that Arun's weight is greater than 60 kg but less than 70 kg। तो उसका जो ब्रदर है वो क्या सोचता है, जो वेट है x की जो वैल्यू है वो 60 से ज़्यादा है और 70 से कम है, राइट। His mother's view is that his weight can't be greater than 68 kg। देखिए उसकी माता का जो व्यू है वो क्या है कि 68 kg से ज़्यादा नहीं है। तो जो मदर है वो क्या कहती है, जो वेट है वो 68 kg से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इफ़ ऑल और them are correct in their estimation, what is the average of different probable weight of Arun। देखिए तीनों क्या है, करेक्ट हैं, तीनों क्या है, करेक्ट हैं। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ द
अरुण। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए अरुण ने क्या बोला 65 से ज़्यादा है, ब्रदर ने बोला 60 से ज़्यादा है, तो 60 और 65 यानी वो 66 भी हो सकता है। 66 अगर मैं 61 मानूँ तो इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, बट अरुण के अकॉर्डिंग गलत है। तो दोनों कंडीशन को अगर मैं पार करूँ तो मेरे पास आता है 66 नंबर, क्योंकि वो 66 इसमें भी सेटिस्फाई होता है और इसमें भी। फिर मैं मानता हूँ 67 नंबर, 67 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर मैं मानता हूँ 68, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है मदर ने कि 68 से ज़्यादा नहीं है, यानी इक्वल हो सकता है। तो 3 नंबर आते हैं, राइट। तो तीनों ही नंबर तीनों ही कंडीशन में सेटिस्फाई होते हैं, तो हमें इसका एवरेज निकालना है। तो 66 प्लस 67 प्लस 68 डिवाइड में 3, ठीक है, तो हमारे पास एवरेज आएगा 67 kg। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है।